आज व्यू 360 में स्टेट ऑफ द यूनियन, अमरीकी सदर का कौम से अहम सालाना खिताब, दुनिया के लिए क्या कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद अमरीका में आज़ादी सहाफ़त पर दबाव पर बहस फिर से गर्म। और इलाके में ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की बहाली के लिए उम्मीद की वाहिद किरण की कहानी। अजीम कौमें ना ख़त्म होने वाली जंगें नहीं लड़ा करती। सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप का अमेरिका की तवील तरीन जंग के जल्द खात्मे का अज़्म। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ इरम अब्बासी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा है कि उनके दौर में अमरीकी मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है और ये कि अमरीकी ज़वाल के बारे में पाई जाने वाली सोच को तबाह कर दिया गया है। अमरीकी सदर हर साल कांग्रेस के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं, जिनमें वो मुल्क की दाखिला और खारजी सूरत हाल और मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन करते हैं। इस खिताब को स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कहा जाता है। सदर के खिताब के बारे में मज़ीद तफसील जानने के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, सदर ट्रंप के खिताब को न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके दोबारा इंतखाब की मुहिम का एक हिस्सा करार दिया है। ये बताइए, सदर के खिताब के दौरान माहौल कैसा रहा? इरम, जैसा कि आपको मालूम है, रवायती तौर पर अमरीकी सदर जो हैं वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम को मुत्तहिद करने और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने एजेंडे की बात करते हैं, मगर इस बरस जो है वो ऐसा नहीं था। इस बरस जो सदर का खिताब था वो उस माहौल की अक्कासी करता है जो कि इस वक्त मुल्क में है। सियासी तकसीम की बात है। वो सियासी तकसीम जो है वो ईवाने जो कांग्रेस के ईवान हैं उनमें भी नज़र आई। सदर ने जो है वो जैसा कि आपको मालूम है, सदर का जो खिताब था वो उस दौरान हुआ है जब मुआवजे की कार्रवाई जारी है उनके ख़िलाफ़, और आज सेनेट जो है वो हतमी वोटिंग करेगी कि आया सदर को उनके ओहदे से हटाया जाए या नहीं। तवक्को की जा रही है और इम्कान है कि सदर को उनके जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनसे बरी कर दिया जाएगा, इसलिए कि रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट में अक्सरियत हासिल है। लेकिन जब सदर अपनी खिताब कर रहे थे तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान हैं वो ज़ाहिर है जो सियासी तकसीम वो नज़र आई और वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। सदर ने जो क़दामत पसंद जो एक होस्ट हैं उनको आला सिविलियन अवार्ड से नवाजा, डेमोक्रेट्स ने उसको नहीं सराहा। ज़्यादातर जो खिताब था उसके दौरान रिपब्लिकन पार्टी के अरकान उठकर नशिस्तों से खड़े होते, सदर के खिताब को सराहते, मगर डेमोक्रेट्स बैठे रहे। कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान जो है उन्होंने सदर के खिताब का बायकॉट भी किया। तो ये माहौल जो था वो हमें खिताब के दौरान नज़र आया। एक और अहम जो वाक़या था वो जो नैन्सी पेलोसी हैं, कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की अहम रहनुमा, ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर, उन्होंने सदर का जो खिताब के इख्तिताम पर उनका जो खिताब उसकी कॉपी जो थी वो फाड़ी। सदर ने शुरू में उनसे हाथ नहीं मिलाया। अमेरिकी मीडिया इन लम्हात को ड्रामाई करार देता है। जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क में इस वक्त इंतखाबात का ये साल है। सदर ने अपने खिताब में जो मुल्क के अंदर जो उनकी कामयाबियां उनके लिए क्रेडिट लिया, इक्तसादी कामयाबियों का जिक्र किया, रोज़गार में इजाफे की बात की और जो मईशत है खुसूसन उस हवाले से उन्होंने क्रेडिट लिया। आइए देखते हैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। The unemployment rate is the lowest in over half a century. मेरी हुकूमत में बेरोजगारी की औसत शरह हमारे मुल्क की तारीख की किसी भी हुकूमत के मुकाबले में कम तरीन सतह है। अगर हम गुज़िश्ता हुकूमत की नाकाम इक्तसादी पॉलिसीज़ का रुख ना मोड़ते तो आज दुनिया ये अजीम माशी कामयाबी ना देख रही होती। नदीम, सदर ने अपने खिताब में दुनिया के कई हितों के लिए अमरीकी पॉलिसी पर भी बात की। इसमें जनूबी एशिया का खिता भी नुमाया था। क्या फोकस था उनके खिताब में इस हवाले से? इरम, सदर ने ज़्यादातर तो यहाँ पर जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर अपना फ़ोकस रखा, लेकिन उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी के चंद मामलात पर भी बात की। उन्होंने वेनेज़ुएला के साथ ताल्लुकात की बात की, ईरान के बारे में बात की और ख़ुसूसन कनाडा और मैक्सिको के साथ जो मुआहदे हुए हैं
تجارتی ان کے حوالے سے بات کی. انہوں نے جو مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ میں آئسس کا خاتمہ ہے اس کا بھی ذکر کیا, وہاں پر افواج کی خدمات کو سراہا, اور خاص طور پر افغانستان میں جو حالات ہیں ان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں پر امن کے لیے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا ورڈز استعمال کیے. I am not looking to kill hundreds of thousands of people in Afghanistan. میں افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے حق میں نہیں, جن میں سے بہت سے معصوم ہیں. یہ بھی ہمارا کام نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار ادا کریں. ہمارے فوجی جنگیں لڑنے والے دنیا کے بہترین فائٹرز ہیں. وہ یا تو جیتنے کے لیے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے. ہم بالآخر امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے اور اپنی افواج کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں. صدر نے اپنے خطاب میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں ان پر بھی نکتہ چینی کی, اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز ہی جو ریاستی سطح پر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا. آئندہ لگتا ہے کہ آئندہ چند روز بھی صدر کے خطاب پر جو رد عمل ہے وہ یہاں جاری رہے گا. جی ارم. سر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے بارے میں تفصیلات دینے کے لیے ندیم یعقوب بہت بہت شکریہ. سر ٹرمپ کا یہ خطاب دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر عادل نجم. پروفیسر عادل, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سر ٹرمپ نے افغان جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کسی ممکنہ معاہدے کے بارے میں اعتماد کا اظہار تو نہیں کیا, تاہم انہوں نے وہاں جلد امن قائم کرنے کی خوشخبری ضرور دی. کیا طالبان سے امن معاہدے کے بغیر امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ اور قیام امن ممکن ہے؟ پتہ نہیں خوشخبری دی, لیکن انہوں نے نعرہ ضرور لگایا. لیکن اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو کوشش اور امید تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے افغانستان سے نکلنے کا ہو چکا ہوتا, اور خبر یہ ہے کہ نہیں ہوا. خبر یہ ہے کہ الیکشن ہونے والی ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک طرح سے جو ہے اس کے اوپر کو پیپر اوور کر دیا کہ جناب ہم ابھی بھی کوشش کریں گے اور ہم نکلنا چاہتے ہیں. لیکن جو اصلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود اب تک ایسی کوئی پیش قدمی نظر نہیں آ رہی. افغانستان کے جو الیکشنز ہیں وہ خود متنازع ہیں, اس وقت کوئی پاتھ وے آؤٹ جو ہے نظر نہیں آ رہا. تقریب میں اہم بات ہے کہ کتنی جنگ پروفیسر عادل نجم, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم شام کے حوالے سے بات کریں تو افواج کے انخلاء کے فیصلے کے بعد یہ تنقید ہوئی کہ فوجوں کو واپس نہیں بلایا گیا بلکہ خطے میں کسی اور مقام پر تعینات کر دیا گیا. مشرق وسطی سے امریکی افواج کے انخلاء کی بات کریں تو افغانستان سے واپسی کی بھی سر ٹرمپ نے بات کی. زمینی حقائق کتنے مختلف ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جن جنگوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جنگیں جاری ہیں, اور ان کے ختم ہونے کی کوئی اس وقت ہمیں جو ہے بہت زیادہ امید نظر نہیں آتی. زمینی حقائق یہ ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں خصوصاً ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے, اور جو انہوں نے بات بھی کی, جنگوں کا امکان اگر کم نہیں ہوا بڑھ گیا. اگر آپ دیکھیں کہ عراق کے ساتھ جنگ کا امکان جو تھا, جو آج سے 2 سال پہلے تک بھی بڑا نہیں تھا, وہ بڑھ گیا. اس کا جو مڈ پلان ہے اس کے بعد میں وہ ایک کشیدگی اور ایک ہم ناظرین سے معذرت چاہیں گے. پروفیسر عادل نجم, آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی, لیکن اپنا تجزیہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. امریکی نیوز چینل کو دیے گئے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ایک متنازع انٹرویو اور اس کے بعد کی جانے والی جوابی کارروائی نے ایک بار پھر ایسی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جمہوری دور میں پریس کو دبانے اور میڈیا پر حملے کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. انتظامیہ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ ان حملوں کی وجہ سے دنیا بھر میں دیگر خود مختار حکومتوں کی پریس کے خلاف بنائی گئی پالیسیز کو بھی تقویت ملتی ہے. پریس کے ساتھ امریکی انتظامیہ کے اس نئے تنازع اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مزید بتا رہی ہیں نخبت ملک. آزاد میڈیا کے حامیوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے نیشنل پبلک ریڈیو کی رپورٹر میری لوئس کیلی کو ایک تند و تیز سخت لائیو انٹرویو کے بعد برا بھلا کہنے کی بہت مذمت کی ہے. میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بچکانہ حرکت ہے جو ایک جمہوری دور میں نہیں ہونی چاہیے.
माइक पॉम्पेओ के बकौल ये इंटरव्यू सिर्फ ईरान पर गुफ्तगू के लिए मांगा गया था कि वजीर खारिजा ने इंटरव्यू में यूक्रेन के लिए साबिका अमरीकी सफीर मरी इवानोविच की मतनाज़ा बरतरफी के बारे में सवाल पूछे जाने पर एतराज किया। क्या आप मुझे अपने वो बयानात दिखा सकते हैं जिनमें आपने मरी इवानोविच का दिफा किया है? जो कुछ आज मैंने कहना था कह दिया। बरतरफ की गई इन सफीर का सदर ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई में मरकजी किरदार रहा है। सदर ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के लिए अमरीकी फौजी इमदाद को एक सियासी हरीफ पर कीचड़ उछालने के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। इस लाइव इंटरव्यू के दौरान मैरी लुइस कैली ने इंटरव्यू के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक ऐसी मीटिंग की तफसील भी दी जिसमें माइक पॉम्पेओ ने लानत मलामत भी की थी। NPR ने पॉम्पेओ के इस दावे को चैलेंज किया है कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी और ऐसी ईमेल्स भी शेयर की हैं जिनमें लिखा है कि ईरान और यूक्रेन ही इंटरव्यू के मौजू होंगे। इसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने पॉम्पेओ के यूक्रेन समेत दूसरे ममालिक के डिप्लोमेटिक ट्रिप से NPR की एक दूसरी रिपोर्टर को हटा दिया। सहाफती तंजीमों ने इसे इंतकामी कार्रवाई कहते हुए इस पर एहतजाज किया है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया की तरफ से उठने वाले इस शोर को नजरअंदाज कर दिया है। वजीर खारजा यूरोप के दौरे पर कई सहाफियों को त्यारे में साथ लेकर गए। इसी दौरान सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के हमराह की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पॉम्पेओ के मैरी लुइस कैली के साथ किए जाने वाले सलूक की तारीफ की। माइक, आपकी जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाई बड़ी मुतासिर कुन थी। वो रिपोर्टर गुज़िश्ता रोज आपके साथ अच्छा नहीं कर सकी, लेकिन दरअसल आपने इसके साथ बहुत अच्छा कर दिखाया। सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल ऐसी खबरों को फेक न्यूज या जाली खबरें कहा जाता है जिनमें उनके ऊपर तनकीद होती है और वो प्रेस को लोगों का दुश्मन करार देते आए हैं। आजाद मीडिया के हामी कहते हैं कि मीडिया पर इस किस्म के हमले दीगर खुद मुख्तार हुकूमतों को खतरनाक पैगाम भेजते हैं। जब अमरीकी सदर और अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाए तो इसका एक वायरल इफेक्ट होता है। ये रवैया ऐसे मुल्कों में उन लोगों की हौसला अफजाई करता है जो पहले ही मीडिया पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। तनकीद निगार और तज्जियाकार कहते हैं कि जहां एक तरफ सदर ट्रंप की जानिब से मीडिया पर होने वाले इस किस्म के हमले उनकी सियासी हिमायत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं अवाम का सहाफत पर एतबार कम होता जा रहा है। ब्रायन पैडन के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की फिल्म और टीवी अदाकारा महविश हयात ने इन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 5 की इफ्तिताही तकरीब में फ़न का मुजाहरा करेंगी। क्यों, जानने के लिए आइए urdu.voa.com पर आपकी क्या राय है हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। चीन में नोवल कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया में इस वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 24,500 से बढ़ गई है। चीन के शहर वुहान की एक मार्केट से जन्म लेने वाला कोरोना वायरस दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है। बुध की सुबह तक वायरस से लोगों की अमवात की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। इनमें अक्सरियत चीन में है। तहम आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अभी मुतासरीन और हलाकतों की तादाद इतनी नहीं हुई कि इसको वबा को आलमी वबा का दर्जा दिया जाए। माजूरी जहनी हो या जिस्मानी, दोनों ही किसी कड़े इम्तहान से कम नहीं। बदकिस्मती से सिंध भर में ऐसे बच्चों की तादाद लाखों में है जो मुख्तलिफ इकसाम की माजूरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए सरकारी सतह पर इदारे मौजूद नहीं। नवाब शाह में कायम एक समाजी इदारा ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है जो चलने फिरने और बोलने से कासिर हैं, और ये वाहिद इदारा उनकी उम्मीद बना हुआ है। तफसील सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में। ये 14 साला हमीद बख्श मक्सी है जो रोज़ाना साइकिल पर 5 किलोमीटर की मुसाफत तय करके अपने 5 साला माजूर भाई को ज़हनी और जिस्मानी बहाली के सेंटर लाता है। हमीद ने अपने भाई की खातिर पढ़ाई और काम छोड़ रखे हैं क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन उसका भाई चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। दुनिया में माजूर लोगों का कोई नहीं होता, इसी के लिए मैंने बोला भाई को पहले टुरा के सिखा के फिर तालीम हासिल कर दूँगा। तालीम की उम्र नहीं होती है, तालीम जितनी भी उम्र में कर सकते थे। 1 साल हो गया है मेरे को इधर आने से,
इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है तो 2-3 साल में चल जाएगा। 2017 के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के मुताबिक सिर्फ जिला नवाबशाह में 7,000 माजूर अफराद हैं, जिनके लिए नवाबशाह शहर में कायम नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम का रिहैब सेंटर उम्मीद की वाहिद किरण है। बच्चे आते बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और दूसरा ये है कि हम सिर्फ उसी बच्चे को लेते हैं बोर्डिंग में, जो बच्चा या तो घर पे मैनेज नहीं हो सकता या फिर यह है कि उस पर हमारी थेरेपी असर करती हो। सुबह से शाम तक यहाँ आने वाले बच्चों को मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए चलना फिरना बोलना सिखाया जाता है, जिसके अखराजात सिंध हुकूमत उठाती है। माजूरी ज़हनी हो या जिस्मानी, ये मुतासरा शख्स के साथ साथ उनका भी एक बड़ा इम्तिहान है जो अपने प्यारों को इस तकलीफ से गुजरता हुआ देख रहे होते हैं। लेकिन रीना की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी को अजियतनाक बनाने वाले कोई और नहीं, इसके अपने हैं। ज़हनी माजूरी से मुतासिर रीना आज इदारे के अमले की मेहनत से खाने पीने और चलने फिरने के काबिल हो गई है। 2 बरस कबल जब इसे यहाँ लाया गया था तो इसकी हालत हौलनाक थी। जब रीना हमारे पास है तो करीबन 12 से 13 साल की उसकी एज थी, तो 9 साल उसको भैंसों के बाड़े में भैंसों के साथ बांधा गया था। वजह पूछी की तो उन्होंने कहा कि जी वो शाउट करती है, वो चीखें मारती है, लोगों को मारती है। तो रीना का पूरा पोस्चर, जैसे वो फेलोज़ खाती हैं बैठती हैं, इवन दो जैसे वो मुँह चलाती हैं, सही है, वो बैठे हुए भी जो है वो ऐसे मुंह चलाती थी, क्योंकि 2 साल का अरसा हुआ है और जितनी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आई है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। मुल्क के कई दीगर हिस्सों की तरह अंदरून सिंध में भी वसाइल की कमी इलाज और आगही की राह में एक बड़ी रुकावट है, लेकिन इस इदारे से मुंसलिक माहिरीन इस मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा घर का जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन बच्चों के ऊपर। रीना के केस में भी कि वो जो थी शायद उसको बचपन में ऐसा ट्रीट ना किया जाता तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर सकती, वो बिल्कुल ओके नहीं हो सकती, क्योंकि एक अल्लाह ताला की तरफ से कमांड है या जो चीज़ दी गई है, लेकिन एटलीस्ट इस कंडीशन में नहीं होती जिस कंडीशन में आज है। इधर हमीद बख्श मक्सी उस दिन का मुंतज़िर है जब मेहनत और मोहब्बत के सहारे इसके भाई की ज़िंदगी बदल जाएगी। रीना के लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज वो एक इंसान जैसी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर ऐसे कितने ही और बच्चे हैं जो इस मदद का इंतज़ार करते रह जाएंगे, जो शायद इनकी तकदीर बदल सकती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, नवाबशाह। आइए अब चलते हैं केन्या, जहां एक शख्स ने रिसाइकिल्ड और फेंक दी जाने वाली अशिया की मदद से एक नई ऐसी व्हीलचेयर तैयार की है जो नाहमवार रास्तों के लिए मुनासिब होने के सबब माजूरों की ज़िंदगी आसान बना सकती है। आइए इन इन्वेंटर से मिलते हैं और उनकी तहलीक के बारे में जानते हैं। लिंकन मामी ने केन्या में व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए जिंदगी को मजीद आसान कर दिया है। वो कहते हैं कि उनकी बनाई गई व्हील चेयर झटके बर्दाश्त कर सकने वाले पुर्जों के सबब हमवार, तेज और ज्यादा आरामदेह है। इसमें ऐसी बैटरी नस्ब की गई जिसको एक बार चार्ज कर दिया जाए तो मीलों तक सफर किया जा सकता है। इस व्हील चेयर पर जो आलात और चीजें इस्तेमाल की गई हैं वो खासी मजबूत और देरपा हैं। लिंकन ने इसे रिसाइकल्ड अशिया जैसे बैटरीज या पुरानी मोटर बाइक्स के डीलर से हासिल किए गए इजाफी पुर्जों से बनाया है। यहाँ तक कि इसकी सीट्स तक भी ऑफिस की पुरानी कुर्सियों से बनाई गई हैं। यहाँ मौजूद तमाम बैटरीज को नाकारा हो चुके लैपटॉप्स और पुरानी मोटरसाइकिलों से निकाला गया है। मैं इनको जमा करके अपनी वर्कशॉप में ले जाता हूँ, जहाँ इनमें से कारआमद हिस्से अलग करता हूँ और उन्हें जोड़कर बैटरियाँ बनाता हूँ। वामी कहते हैं कि ऐसी व्हीलचेयर बनाने की तहरीक उन्हें ऐसे माजूर अफराद को देखकर हुई जो चलने से कासिर थे। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर जाना उनके लिए मुमकिन न था। पब्लिक बसों से सफर उनके लिए महाल था। आम व्हीलचेयर्स केन्या में दुश्वार गुजार रास्तों पर नहीं चल सकती थी और न चढ़ सकती थी। कुछ माजूर अफराद के पास सिर्फ ट्राइसाइकिल है। जाहिर है ये सारे जराए नाकाफी थे। मैं हाथों से चलाने वाली 3 पहियों वाली साइकिल इस्तेमाल करती थी। इससे मैं थक जाती थी और बस थोड़ी दूर ही जा सकती थी। ये माजूर खातून 8 बरस की उम्र में अपाहज हो गयीं और गुज़श्ता 45 साल से ये हाथों के सहारे चलती हैं। इन्हें मोटर से चलने वाली ये साइकिल बहुत पसंद आई। ये बहुत अच्छी है, ज्यादा तवनाई सर्फ नहीं होती, बस बटन दबाइए और जहाँ चाहिए पहुँच जाइए। मैं बाजार जा सकती हूँ, चर्च जा सकती हूँ। वामे की इस इजाद ने ऐसे बहुत से माजूर अफराद के लिए मंजिल तक पहुँचना आसान और मुमकिन बना दिया है। वामे की तैयार करदा व्हीलचेयर एक चार्ज में 20 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। उनका इरादा इसे 100 किलोमीटर तक ले जाने का है। इस पर $250 के करीब लागत आती है और ये इसे $300 में फरोख्त कर रहे हैं। अर्श अरबसादी के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. پاکستان کے حکمران سن لے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. حالیہ مہینوں میں ترکی سے گزر کر آنے والے مہاجرین کی بڑی تعداد کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یونان نے اپنے ساحل سمندر سے پرے پانی پر تیرتی رکاوٹ تعمیر کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے، جسے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے. جبکہ یونان کے لیسبس ساحل کے پرہجوم پناہ گزین کیمپوں کو بند کرنے کے مطالبات نے حکومت پر جلد کوئی حل تلاش کرنے کے لیے دباؤ مزید بڑھا دیا ہے. 2019 میں ترکی سے تقریباً 60,000 مہاجرین سمندر کے راستے یونان کے ساحلوں پر پہنچے، جو 2018 سے دگنی تعداد تھی. اس صورتحال سے بچنے کے لیے یونانی حکومت نے ترکی سے صرف چند کلومیٹر فاصلے پر واقع لیسبوس کے جزیرے کے نزدیک سمندر میں ایک جالی دار رکاوٹ کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے. 3.25 کلومیٹر طویل اور $5.5 لاکھ کی لاگت سے بننے والی یہ رکاوٹ سطح سمندر سے اوپر ہوگی اور اس پر مہاجرین کی کشتیوں کی تنبیہ کے لیے لائٹیں لگی ہوں گی. اس منصوبے سے زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. رکاوٹ یا تیرتی ہوئی دیوار کی وجہ سے امدادی کارروائیاں کرنے والوں کو بھی مصیبت زدہ مہاجرین کی جان بچانے میں دشواری ہوگی. جبکہ یونانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ رکاوٹ انسانی اسمگلرز کو روکنے میں مدد فراہم کرے گی. گزشتہ سال اگست سے مہاجرین کی بڑی تعداد میں آمد سے یونانی جزیروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے. لیسبوس جزیرے پر واقع 3,000 کی گنجائش والے موریا کیمپ میں 19,000 سے زائد مہاجرین موجود ہیں. یہاں حالات زندگی آسان نہیں. رات کے وقت بجلی نہیں ہوتی، بہت سردی ہے، فیملی اور بچے کے لیے جو بیمار ہیں. No electric. It's very cold. It's night. It's family for baby is very sick. لیسبوس جزیرے کے مکینوں اور مہاجرین نے حالیہ دنوں میں ان پرہجوم کیمپوں کو بند کر کے انہیں کہیں اور منتقل کرنے کے لیے مظاہرے کیے ہیں. ہم ہر طرح سے ان مائیگرنٹس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے لیے زحمت یا ناپسندیدہ ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیر انسانی حالات میں رہ رہے ہیں. گزشتہ سال ترکی سے یونان فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 60 سے زیادہ مہاجرین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے. ہر ملک کی طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یونان کا بھی جائز حق ہے، لیکن سیاسی پناہ یا تحفظ کی نیت سے سمندر پار کرنے والوں کو ایسا کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے. یونان پہنچنے والے پناہ گزینوں کی موجودہ تعداد 2015 کی اونچی ترین سطح سے کہیں کم ہے، جب شام میں خانہ جنگی سے بچ کر 8,85,000 پناہ گزین یہاں کے ساحلوں پر پہنچے تھے. ہنری ریچویل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.